Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the meaning of rent. This is the third factor of production, remuneration, that is known as rent, and this is the remuneration to the use of land. इससे पहले हमने दो फैक्टर्स के रेफरेंस में कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे लेबर के रेफरेंस में वेजेस को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था और कैपिटल के रेफरेंस में इंटरेस्ट के बारे में भी हमने एक प्रॉपर डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड, दैट इज नोन एज रेंट। क्या मतलब है रेंट का? अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करें तो ऑर्डिनरी वे में रेंट का मतलब होता है हायरिंग चार्जेस, यानी कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सर्विसेज को हायर करते हो तो या प्रोडक्ट को हायर करते हो तो हम उसको रेंट के नाम से जानते हैं। जैसे आपने हाउस को हायर किया तो उसके लिए आप रेंट पे करोगे, टैक्सी को हायर किया तो रेंट पे करोगे, मशीनरीज को हायर किया तो रेंट पे करोगे। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में रेंट को इकोनॉमिक रेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसको एक स्पेशल सेंस में यूज किया जाता है। क्या है वो स्पेशल सेंस? इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द पेमेंट बाय अ टेनेंट विच इज मेड ओनली फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड दिस इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यानी कि जब हम केवल और केवल पेमेंट करते हैं केवल और केवल लैंड के यूज के लिए, जो कि नेचर का फ्री गिफ्ट है, तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पेमेंट को इकोनॉमिक रेंट के नाम से जानते हैं, रेंट या फिर इकोनॉमिक रेंट के नाम से जानते हैं। केवल और केवल उस पर्टिकुलर पेमेंट की बात की जा रही है जो एक पर्सन या इंडिविजुअल लैंड के यूज के लिए फॉलो कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? देन इट इज नोन एज द रेंट और इकोनॉमिक रेंट। नाउ हम रेंट की एक डेफिनेशन को स्टडी करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सरप्लस। तो रेंट एज सरप्लस, क्या मतलब है इसका? Economic rent is the surplus which remains to the supplier of a factor after he has paid all the expenses of production and has remunerated himself for his own productive efforts। यानी कि एक प्रोड्यूसर है या एक सप्लायर है या एक मैन्युफैक्चरर है, उसने जब जितने भी फैक्टर्स हायर किए थे उन सारे फैक्टर्स को उसने उनका रेम्यूनरेशन पे कर दिया और उसके बाद अपनी प्रोडक्टिव एफर्ट्स के लिए भी जो रेम्यूनरेशन बनता था वो भी उसने टोटल रेवेन्यू में से कट कर लिया और उसके बाद जो अमाउंट बची, जो सरप्लस बचा, दैट सरप्लस इज नोन एज द इकोनॉमिक रेंट एज पर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। पॉइंट इज क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफर अर्निंग। तो यहां हम रेंट को ट्रांसफर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करेंगे। क्या मतलब होता है ट्रांसफर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट का? इसके लिए पहले हमें ट्रांसफर अर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्या मतलब होता है ट्रांसफर अर्निंग का? ट्रांसफर अर्निंग रिप्रेजेंट्स द अमाउंट विच अ फैक्टर कैन अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट पेड अल्टरनेटिव यूज। उस केस में क्या होगा? जो डिफरेंस है प्रेजेंट अर्निंग का और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अर्निंग ऑफ लैंड का, उसे हम उसका इकोनॉमिक रेंट कहेंगे। ट्रांसफर अर्निंग का मतलब होता है जब आप एक फैक्टर को उसके नेक्स्ट बेस्ट पेड अल्टरनेटिव यूज में फॉलो करते हो तो उससे उसकी जो अर्निंग हुई वो ट्रांसफर अर्निंग कहलाती है। और इकोनॉमिक रेंट कैसे निकालेंगे? जब हम उसकी प्रेजेंट अर्निंग को उसके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अर्निंग में से माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आया या जो सरप्लस रहा उसे हम इकोनॉमिक रेंट का नाम देते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक पीस ऑफ लैंड को उसके प्रेजेंट यूज में ₹500 पर ईयर मिल रहे हैं। अब हमने क्या करा, उसको उसके नेक्स्ट बेस्ट यूज में ट्रांसफ़र कर दिया और उसकी वजह से उसको ₹400 मिलने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ प्रेजेंट यूज का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट बेस्ट यूज से।
तो डिफरेंस निकल के आएगा 500 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 100। तो ये जो सरप्लस निकल कर आया, ये जो डिफरेंस निकल कर आया, इस डिफरेंस को हम इकोनॉमिक रेंट के नाम से जानते हैं एज पर ट्रांसफर अर्निंग कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल क्लियर हो गया? नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रेंट। तो यहाँ मैं 3 डिफरेंट थ्योरीज आपसे डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट थ्योरी विल बी मॉडर्न व्यू ऑफ रेंट ऑफ लैंड, सेकेंड थ्योरी रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट, एंड थर्ड थ्योरी विल बी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। और इनके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम रेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द मॉडर्न व्यू ऑफ रेंट ऑफ लैंड। मॉडर्न व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड के रेंट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो मॉडर्न व्यू कहता है कि जो रेंट है वो लैंड के यूज के लिए किया जाने वाला पेमेंट होता है। इट मीन्स दैट रेंट इज अ पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड। इस सेंस में अगर हमें रेंट को डिटरमाइन करना होगा तो उसके लिए हमें डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लैंड को फॉलो करना पड़ेगा, और इनके इंटरेक्शन के बेसिस पर हम लैंड के रेंट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग डिमांड एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे। इट मीन्स दैट डिमांड फॉर द यूज ऑफ लैंड। जब हम लैंड के डिमांड की बात करते हैं तो द डिमांड ऑफ लैंड इज आर ड्राइव्ड डिमांड। ये एक ड्राइव डिमांड होती है, क्योंकि जो इसकी डिमांड है वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाने हैं उनकी डिमांड पर डिपेंड करती है। इस लैंड के बेसिस पर आप जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड पर डिपेंड करती है कि लैंड की डिमांड कितनी होगी, और इसके अकॉर्डिंग ही लैंड की जो डिमांड है वो बढ़ती है या घटती है, और इसके बेसिस पर ही जो रेंट है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। जैसे मान लीजिए कि जो ड्राइव्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको लैंड की ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, और जब लैंड की डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका रेंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने की डिमांड क्या हो गई, उनकी डिमांड मार्केट में कम हो गई, तो इसका मतलब लैंड की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसका रेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो हो गई पहली कंडीशन कि जो लैंड की डिमांड है वो एक ड्राइव डिमांड है, और वो डिपेंड करती है उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले प्रोडक्ट की डिमांड पर। सेकेंडली हम बात करते हैं अबाउट द डिमांड। तो जो रेंट ऑफ लैंड है वो उसकी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। लैंड के मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर लैंड के रेंट को डिटरमाइन किया जाता है, और क्योंकि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के लॉ पर बेस्ड होती है, और इसके अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। यानी कि जो रेंट ऑफ लैंड का डिमांड कर्व होगा, यानी कि जो लैंड का डिमांड कर्व होगा वो भी कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट पीस ऑफ लैंड को यूज करते चले जाएंगे उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो लगातार कम होती चली जाएगी एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से जो लैंड का रेंट है वो भी वेरी करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा तो उस केस में जो लैंड की डिमांड होगी वो कम होती चली जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लैंड की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। इसको मैंने एक प्रॉपरली कर्व के हेल्प से रिप्रेजेंट किया है इन दिस डायग्राम। डी इज द डिमांड कर्व फॉर लैंड। एक्स एक्सिस पे मैंने डिमांड फॉर लैंड को रिप्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस पे मैंने रेंट ऑफ लैंड को रिप्रेजेंट किया है। डी डिमांड कर्व हो गया लैंड का। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट OR था तो डिमांड OM थी, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया OR से OR डैश, तो डिमांड भी बढ़कर OM से OM डैश हो गई। तो इस तरीके से हम डिमांड कर्व फॉर लैंड को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट, और सेकंड एस्पेक्ट क्या है इसका, दैट इज द सप्लाई साइड। जब हम सप्लाई साइड की बात करते हैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड सो फार एज द कम्युनिटी इज कंसर्न्ड, यानी कि कम्युनिटी के
पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैंड की सप्लाई है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। हालांकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी लैंड की सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर वो लैंड को परचेज करते हैं तो किसी दूसरे के पास लैंड कम हो जाएगी और उनके पास लैंड बढ़ जाएगी, तो एक्वायर कर सकते हैं। और अगर वो डिक्रीज करना चाहें तो वो अपनी लैंड को किसी दूसरे को सेल करके उसे डिक्रीज कर सकते हैं, तो उनके पास लैंड कम हो जाएगी और दूसरे के पास लैंड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, जो लैंड की टोटल सप्लाई है वो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी क्यों ना हो, सप्लाई सेम रहेगी। इसका मतलब कर्व कैसा हो गया इसका, द कर्व विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसको मैंने यहाँ ग्राफ में कर्व में रिप्रेजेंट भी किया है। एक्स एक्सिस पे मैंने सप्लाई ऑफ लैंड को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को। एस एस ये सप्लाई कर्व ऑफ लैंड को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर से बढ़कर ओ आर एस हो गया, लेकिन सप्लाई पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई क्या है, दिस सप्लाई इज कॉन्स्टेंट, दिस सप्लाई इज फिक्स्ड। क्योंकि लैंड की सप्लाई को आप ना तो इंक्रीज कर सकते हो ना ही डिक्रीज कर सकते हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी क्यों ना हो, चाहे इंक्रीज हो या फिर वो डिक्रीज हो। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन के बेसिस पर रेंट ऑफ लैंड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर एक डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट किया है। हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लैंड के रेंट को डिटरमाइन करते हैं जहां डिमांड कर्व फॉर लैंड और सप्लाई कर्व ऑफ लैंड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेंट कंसीडर किया जाता है उसे हम इक्विलिब्रियम रेंट ऑफ लैंड की कैटेगरी में रखते हैं। इसको मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन किया यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, जहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ लैंड को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर मैंने रेंट ऑफ लैंड को रिप्रेजेंट किया है। अब जो डिमांड कर्व है उसको तो मैंने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ डी डी, ये इनिशियल डिमांड कर्व है, और सप्लाई कर्व इज एस एस। ये एस एस क्या हो गया, दिस इज द सप्लाई कर्व जो कहता है परफेक्टली इलास्टिक, एंड दिस इज द डिमांड कर्व डी डी। बोथ दीज डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई। दिस पॉइंट ई इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया दिस ओ आर, इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम रेंट ऑफ लैंड। दिस इज द इक्विलिब्रियम रेंट ऑफ लैंड। अब हम देखते हैं कि क्योंकि सप्लाई का तो कोई इश्यू है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो डिमांड की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा। तो अगर हम देखते हैं कि अगर डिमांड को हमने डी डी से बढ़ाकर डी डैश कर दिया, क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई तो फिक्स है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो सेम सप्लाई कर्व पर ई से ई डैश तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और जब ई डैश तक पहुंच जाएगा तो हमें नया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, एंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओ आर डैश, जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या है, ज़्यादा है। तो यानी कि अगर मार्केट में लैंड की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेंट बढ़ेगा, और अगर उसकी डिमांड कम होती है तो आपको ऊपर नया डिमांड कर्व दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज डी डबल डैश, और ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व को ई डबल डैश पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और इसके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आया आपका आर डबल डैश, और ये क्या है, पहले से कम है। यानी कि अगर मार्केट में लैंड की डिमांड कम होती है तो उसका रेट ऑफ उसका रेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ मैंने एज्यूम किया है कि जो लैंड है वो होमोजीनियस है और उस पर हम केवल एक ही क्रॉप को रेज कर रहे हैं। तो अगर मैं दूसरी वैरायटी को लैंड को लेकर चलूँगा तो उस पर अलग रेंट निकल कर आएगा, थर्ड कैटेगरी के लैंड को लेकर चलूँगा तो उस पर अलग रेंट आएगा। तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है वो डिफरेंशियल रेंट के कॉन्सेप्ट को भी डिफाइन करती है। ये जो रेंट निकल कर आया है ये एक स्पेसिफिक लैंड के रेफरेंस में डिटरमाइन किया गया है। इस तरीके से आप डिफरेंट ग्रेड्स की लैंड के रेफरेंस में भी रेंट को डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। ओके, थैंक यू।